गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में आपको इंटरमीडिएट फिजिक्स की क्लास में वैद्युत चालन आपका लेसन है उस पर डिस्कस कर रहे हैं, उसके बारे में आपको समझा रहे हैं। ठीक है, तो अपना देखते जाइए, समझते जाइए। सबसे पहले आता है आपका वैद्युत चालन में वैद्युत धारा क्या होती है। जो पहले आपकी पहली हेडिंग आती है आपकी वैद्युत धारा क्या होती है। ठीक है, वैद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, चलिए देखिए। अब अगर नॉर्मल आपसे परिभाषा करें तो सीधे आप कह सकते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, अपना वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, धारा आई से रिप्रेजेंट करते हैं और आई बराबर होता है आपका Q बटे T। आई बराबर क्या होता है आपका Q बटे T। Q क्या होता है आपका आवेश और T क्या होता है आपका समय। ठीक है, तो आप सीधे सिंपल परिभाषा आपकी क्या हो जाएगी कि किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। सुनिए एक बार, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं और इसको किससे व्यक्त करते हैं, अपना आई से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसका मात्रक क्या होगा। भाई अगर आप फॉर्मूले से मात्रक बनाना चाहते हो तो आप फॉर्मूले से मात्रक बना लीजिए। आवेश है, आवेश का मात्रक आपको पहले लेक्चर में बताया गया था, क्या होता है आपका कूलाम होता है। और जो धारा है समय नहीं है, समय का मात्रक क्या होता है सेकेंड, तो आपको ये हो जाएगा कूलाम प्रति सेकेंड। लेकिन जो आपका धारा का मुष्ट और आपका मूल मात्रक होता है वो आपको याद रखना है, क्या होता है आपका एम्पियर होता है। ठीक है, यानी आपको धारा का जो मात्रक याद रखना है वो क्या याद रखना है, आपको एम्पियर आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपको ये हो गया धारा। अब यहाँ एक चीज और पूछी जाती है, कभी कभी आपको पूछ देते हैं कि धारा कैसी राशि है, सदिश राशि है या अदिश राशि, यानी वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। तो धारा जो है वो आपकी क्या है, अदिश राशि होती है। ठीक है, धारा कैसी होती है आपकी अदिश राशि होती है। ठीक है, अब ये आ जाता है कि धारा किस तरह प्रभावित होती है या कहाँ प्रभावित होती है। तो जहाँ हमारे धन आवेशित कण गति करेंगे जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में हमारी क्या मूव करेगी, धारा मूव करेगी। ठीक है, चीज क्लियर हो गई आपकी, ये धारा के बारे में डिस्कस था। अगली जो आपकी इसी में हेडिंग आएगी वो आपका आता है धारा घनत्व। ठीक है, तो देखिए आपका धारा घनत्व, धारा घनत्व। ठीक है, करंट डेंसिटी। देखिए धारा घनत्व जो होता है उसको J से रिप्रेजेंट करते हैं और J बराबर होता है आपका I/A होता है। ठीक है, J बराबर क्या होता है I/A। आप फॉर्मूला याद करने से आप परिभाषा बहुत आराम से दे सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगी, परिभाषा क्या हो जाएगी, धारा ऊपर हो गया और नीचे क्या है आपका क्षेत्रफल। ठीक है, अगर हम क्षेत्रफल यानी जो आपका एरिया हम ले रहे हैं, क्षेत्रफल ले रहे हैं, उसको हम कितना ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, एकांक ले रहे हैं। तो जो हमारा J होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, आपका I के बराबर हो जाएगा। अब परिभाषा देते हैं, किसी चालक के, ठीक है, एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को कितना ले लिया आपने, 1। किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा या वैद्युत धारा धारा घनत्व के बराबर होती है। फिर समझ लीजिए, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा क्या कहलाती है, धारा घनत्व कहलाती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी मात्रक की। मात्रक क्या होता है, चलिए इनकी मात्रक बताते हैं। इसके ऊपर क्या है आपका धारा, और धारा का मात्रक क्या होता है आपका एम्पियर। चलिए भाई एम्पियर हो गया, और नीचे क्या है आपका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर ये विमा की बात करें तो विमा क्या होती है, चलिए सबसे पहले क्या है कि धारा, धारा की विमा क्या होती है आपकी A, तो ये लिखी, और समय नीचे क्या है एरिया, एरिया की विमा क्या होती है L स्क्वायर। ऊपर जाएगा ये हो जाएगा L की पावर -2 और आपका A, ये आ गया आपका धारा की विमा। अब पूछता है कि ये धारा घनत्व कैसी राशि है, सदिश राशि है या अदिश। तो ये क्या है, सदिश राशि है। वेक्टर लगा देंगे, क्षेत्रफल की सदिश होता है, ये अदिश है। तो अपने अगर हम बात करेंगे धारा घनत्व कैसी राशि है, तो धारा घनत्व आपकी कैसी है, सदिश राशि है। ये आप लोगों को छोटे छोटे पॉइंट हैं याद रखते हैं। एक नंबर में ऑप्शन में अधिकतर आपसे पूछ लेता है, तो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है कि कौन कैसी राशि है, क्या होता है। चलिए इसके बाद अगला जो आता है आपका
वो आता है कि वैद्युत चालन क्या है। चलिए देखते हैं। अब लेसन का नेमिंग क्या है आपका, वैद्युत चालन, उस पर तो डिस्कस करना ही है भाई। क्या है अगला टॉपिक आपका, वैद्युत चालन। ठीक है, अब वैद्युत चालन क्या है, जैसे हमने एक कोई चालन ले लिया है, ठीक है, सपोज दैट कि कोई चालन ले लिया है, चालक की लंबाई क्या है L, PQ इसको नाम दे दिया है, ठीक है, और इस चालक का संबंध किससे कर दिया हमने, सेल अथवा बैटरी से कर दिया है। ठीक है, तो क्या होता है आपका, जो इस चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे, ठीक है, वो क्या करने लगेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होने लगेंगे, गमन करने लगेंगे। या ये कह सकते हैं कि चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होने लगते हैं, स्थानांतरित होने लगते हैं, यानी ट्रांसफर होने लगते हैं। तो यह जो प्रक्रिया होती है, यह जो प्रोसेस होती है, वो क्या कहलाती है आपकी, वैद्युत चालन कहलाती है। इलेक्ट्रिक कंडक्शन कहेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कहेंगे आप अपना। ठीक है, तो क्या बोलेंगे परिभाषा, किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण क्या कहलाता है आपका, वैद्युत चालन कहलाता है। और जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होते हैं, जाते हैं, ट्रांसफर होते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चालक में इलेक्ट्रॉन जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते हैं या स्थानांतरित होकर पहुंच जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, अपना मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद इसी में आ जाता है कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, उनको देख लीजिएगा। जैसे आपका आता है कि यादृच्छिक गति आती है, यादृच्छिक गति, रैंडम मोशन से बोलते हैं। अब देखिए, जैसे ये चालक है, ठीक है, हमने क्या कर दिया, सेल बैटरी जो होती है इसमें, तो हम बोले जो इलेक्ट्रॉन होगी वो क्या करेंगे, अनियमित गति करेंगे, भाई इनको जहाँ मन को वहाँ भागेंगे, कोई बाउंडेशन जो है नहीं कि उनको रोके या उसकी स्पीड को कंट्रोल करेंगे। तो क्या होता है कि चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करने लगते हैं, अनियमित गति करने लगते हैं। ठीक है, चालक के अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन जब अनियमित गति करने लगते हैं तो यह गति उनकी क्या कहलाती है, कि यादृच्छिक गति कहलाती है। ठीक है, फिर समझ लीजिए, चालक के अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों का, ठीक है, अनियमित रूप से गति करना क्या कहलाता है, यादृच्छिक गति या रैंडम मोशन कहलाता है। इसके बाद आता है अगली परिभाषा आती है कि मुक्त पथ क्या होता है। ठीक है, मुक्त पथ क्या होता है, मुक्त पथ या फ्री पाथ। ठीक है, तो चलिए मुक्त पथ है, इसका मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन तो हो गई हुए इन्वॉल्व इसमें, तो क्या हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच में। ठीक है, क्या बोलना है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच में तय की गई दूरी, ठीक है, या तय किया गया रास्ता, तय किया गया मार्ग जो हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, मुक्त पथ कहलाता है। ठीक है, फिर समझ लीजिए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी क्या कहलाती है, आपका मुक्त पथ कहलाती है। ठीक है, इसके बाद यही पर एक परिभाषा और आ जाती है, उसमें आगे अगर हम टोटल औसत मुक्त पथ क्या हो जाएगा भाई, ठीक है, एवरेज फ्री पाथ क्या हो जाएगा। तो आपको सीधे बोल देना है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की, ठीक है, किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई औसत दूरी, वहां औसत जोड़ा है, आप यहाँ भी क्या कर देंगे, औसत जोड़ देंगे। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई औसत दूरी क्या कहलाती है, औसत मुक्त पथ कहलाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि औसत मुक्त पथ को किससे व्यक्त करते हैं, तो औसत मुक्त पथ को आप अपना लैम्डा से व्यक्त करते हैं। ठीक है, औसत मुक्त पथ को किससे व्यक्त करते हैं, लैम्डा से, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 10⁻⁹ मीटर कोटि की होती है। कभी कभी ये आ जाता है कि औसत मुक्त पथ होता है उसका मान क्या होता है, तो औसत मुक्त पथ का जो मान होता है 10⁻⁹ मीटर कोटि तक का होता है। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका मुक्त पथ हो गया, औसत मुक्त पथ हो गया। ठीक है, यहीं पर एक परिभाषा और आती है आपकी श्रांति काल। ठीक है, इसी से रिलेटेड है आपकी, सेम जो परिभाषाएं बताई जा रही है उसी से रिलेटेड है आपका श्रांति काल। ठीक है, क्रांति काल को अपना इंग्लिश में बोलेंगे आपका रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, क्या होता है क्रांति काल, अब ये भी हमने पढ़ा था कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बीच किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी क्या होती है, मुक्त पथ होती है। तो भाई सीधा से
क्रमागत टक्करों के बीच जो समय लगेगा वो क्या कहलाएगा? क्रांतिकाल कहलाएगा। तो समझ लीजिए कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय जो होगा वो क्या कहलाएगा? आपका क्रांतिकाल कहलाता है। तो समझ लीजिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों की किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय क्या कहलाता है? क्रांतिकाल कहलाता है। इसे टाउ से व्यक्त करते हैं और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻14 सेकंड कोटि की होती है। ठीक है, क्लियर है आपको इतना? अब इसके बाद इसमें जो आपकी मेन परिभाषा आती है और बहुत ज़्यादा मोस्ट भी है आपकी, उसको देखिएगा। ठीक है, अनुगमन वेग काफी पूछी जाती है और 2-3 नाम से इसमें पूछी जाती है। ठीक है, जैसे ये है आपका अनुगमन वेग। ठीक है, इसी को बोलते हैं अपवाह वेग भी बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी इस नाम से भी आ जाता है अनुगमन वेग, या इसी को अपवाह वेग बोलते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है, ये इंग्लिश में बोलते हैं इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। चलिए क्या होता है? ठीक है, ये हमने एक चालक ले लिए। ठीक है, इस तरीके से PQ चालक हो गया। चालक की लंबाई क्या होगी? L। चालक के सिरों का क्षेत्रफल क्या हो गया आपका? A। और चालक में क्या करती है हमने? ये सेल जोड़ती है इस तरीके से, हमने यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। तो मुक्त अनुगमन में क्या होता है कि जब किसी चालक का संबंध सेल अथवा बैटरी से कर दिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जब किसी चालक का संबंध सेल अथवा बैटरी से कर दिया जाता है तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या करते हैं? तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन अति सूक्ष्म तथा नियत वेग से, ठीक है, एक दिशीय गति करने लगते हैं। एक दिशा मतलब एक डायरेक्शन में गति करने लगते हैं। ठीक है, जब चालक का संबंध सेल को बैटरी से कर दिया जाता है तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन अति सूक्ष्म तथा नियत वेग से एक दिशा गति करने लगते हैं। इस दौरान मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होगा वो वेग क्या कहलाएगा? आपका अनुगमन वेग कहलाता है, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। अब बात आती है कि अनुगमन वेग को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? तो अनुगमन वेग को रिप्रेजेंट करते हैं हम VD से। ये हो गया आपको अनुगमन वेग को रिप्रेजेंट करना। अब आता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है? तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड कोटि की होती है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन कभी कभार कंपटीशन में पूछ लिए जाते हैं आपसे। ठीक है, ऑप्शन ऑब्जेक्ट में भी आ जाते हैं तो याद रखना है। यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो VD होती है उसकी मान कितनी होती है? 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड की कोटि की होती है। एक बार फिर परिभाषा समझ लीजिए, जब किसी चालक का संबंध चालक को बैटरी से कर दिया जाता है तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन अति सूक्ष्म तथा नियत वेग से एक दिशीय मतलब वन डायमेंशनल गति करने लगते हैं। इस दौरान मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्राप्त किया गया यानी अर्जित किया गया जो वेग होता है वो क्या कहलाता है? अनुगमन वेग कहलाता है। और इसको किससे व्यक्त करते हैं? VD से व्यक्त करते हैं। अब चलिए इसी में एक रिलेशन है, एक है काफी मोस्ट डेरिवेशन है, बहुत पूछा जाता है, उसको देखते हैं। ठीक है, और डेरिवेशन है वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। ठीक है, क्या है आपका? वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध तथा अनुगमन वेग में संबंध। ये काफी पूछा जाता है तो अपना याद रखना है। वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, यानी कभी भी आ जाता है डायरेक्ट प्रूफ करना है। I बराबर NA/VD × E होता है। ठीक है, क्या सिद्ध करने को आ जाता है? I बराबर NA/VD होता है, ये प्रूफ करने को आता है। ठीक है, तो आपको प्रूफ करना है कि I बराबर क्या होता है आपका? NA/VD होता है, ये आपको सिद्ध करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक चालक ले लिया हमने। ठीक है, ये चालक हो गया अपने पास। इस चालक की जो लंबाई है वो कितनी ले ली हमने? L ले ली। ठीक है, चालक का नाम दे दिया है, PQ चालक हो गया है। ठीक है, चालक के सिरों का जो क्षेत्रफल है वो कितना ले लिया है? A ले लिया है। चालक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है इस तरीके से हमारे। ठीक है, चालक को हमने लिया और ये किससे जोड़ दिया है?
जा रहे हैं वो वेग कितना है आपका vd है, ठीक है। और प्रति एकांक आयतन में, ठीक है, प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसमें, मान लिया कि स्मॉल n के बराबर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। तो चालक का हमारा क्षेत्रफल है वो कितना है ले लिया हमने, ये क्षेत्रफल हो गया हमारा, ठीक है। चालक में जो इलेक्ट्रॉन है उनका जो वेग है मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग अगर पूरा लिखना हो, मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग अगर आपको लेना हो तो वेग मानेंगे कितना है हमारा vd के बराबर क्या हो गया आपका वेग हो गया, ठीक है। चालक की लंबाई l है। तो डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप लैंग्वेज लिखना चाहें तो आप फिगर से ही लिख सकते हैं। माना p q एक चालक है, उसकी लंबाई क्या है स्मॉल l है आपकी, चालक का मुक्त इलेक्ट्रॉन है, e उसका आवेश है और मुक्त इलेक्ट्रॉन vd वेग से क्या कर रहा है गति कर रहा है। चालक की सतह का जो क्षेत्रफल है वो कैपिटल A आपका क्षेत्रफल है, ठीक है। इतनी चीज आप आराम से अपना लिख सकते हैं ये, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निकाल रहे हैं कि इस चालक में जो हमारा EQ चालक है उसमें हमारे कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है। कुल इलेक्ट्रॉन चालक में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखिए कुल इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कैपिटल N है, ठीक है। तो आप प्रति एकांक आयतन कितने इलेक्ट्रॉन है उनको ले लीजिए और क्या ले लें चालक का जो आयतन है उसका क्या करवा दीजिए गुणा करवा दीजिए, ठीक है। प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन गुणा टोटल आयतन, भाई सबका गुणा करवा दोगे आप तो आपको क्या मिल जाएगा कि चालक में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं ये आपको मिल जाएगा। चलिए तो कैपिटल N बात करते हैं, स्मॉल n तो ठीक है। अब चालक का कुल आयतन कितना होगा तो आपको मालूम है लंबाई क्या है l और क्षेत्रफल क्या है a, दोनों को मल्टीप्लाई करवा दीजिए तो ये आपका आ गया a into l, यानी कैपिटल N का जो मान है वो आ गया आपका n a l के बराबर आ गया। इक्वेशन क्या हो गया आपका पहला हो गया, कोई दिक्कत। चालक में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या जो आ गई n बराबर आ गया आपका n a l आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो चालक है उसमें कुल कितना आवेश हमारा उपस्थित है। अगला जो पॉइंट इसमें निकालना है डेरिवेशन में, चालक में उपस्थित कुल आवेश निकालना है, कुल आवेश, ठीक है। देखो आवेश Q बराबर जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है वो क्या होता है, Q बराबर होता है n into E। आवेश का क्वांटाइजेशन, चार्ज का क्वांटाइजेशन आपने पढ़ा था पहले लेसन में आपको पढ़ाया गया था। तो Q बराबर क्या होता है n ही होता है, ठीक है। अब देखो n की वैल्यू पर मिल गई होता है कि आप रख दीजिए तो जो चार्ज होगा Q वो आ जाएगा n a l और इनटू क्या हो जाएगा E। ये इक्वेशन क्या हो गया आपका सेकंड हो गया, यानी ये आ गया कि चालक में कुल कितना आवेश है वो Q निकल के आ गया। Q बराबर कितना है आपका n a l और इनटू क्या आ गया आपका E आ गया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर निकालते हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहे हैं वो पूरे चालक को क्रॉस करने में कितना समय लेंगे, ठीक है। मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा लिया गया कुल समय निकालना है, ठीक है। तो समय बराबर सिंपली आपको पता होता है क्या होता है दूरी बटे चालक, क्या होता है समय बराबर आपका दूरी बटे चालक। दूरी कितनी है भाई जितना चालक है तो चालक की लंबाई कितनी है l, और बात करते हैं चाल कितनी है vd, चाल से वो गति कर रहे हैं, और जो आपका टाइम है उसको क्या ले लिया हमने स्मॉल t आपका टाइम ले लिया, तो t बराबर हो जाएगा l अपॉन vd। इक्वेशन क्या हो गया आपका थर्ड हो गया। हमें क्या निकालना है करंट, क्या निकालना है आपको धारा निकालना, क्योंकि हमें रिलेशन क्या चाहिए वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध चाहिए, यानी I और vd में रिलेशन चाहिए। तो हमने क्या कर दिया समय निकाल दिया और चार्ज जैसे ही दोनों मिल गए वैसे ही आप क्या निकाल लो वैद्युत धारा कि चालक में कितना करंट फ्लो हो रहा है, वैद्युत धारा निकालना है। तो वैद्युत धारा I बराबर क्या होता है Q अपॉन T, आज ही आपको पढ़ाया है। Q की वैल्यू क्या है ये रखी हुई है तो उठा के हम रखे दे रहे n a l और E, और टाइम जो है वो उसकी वैल्यू क्या है l अपॉन vd। ये अपने vd पर पहुंच जाएगा तो आ जाएगा n a l E और इनटू क्या हो जाएगा vd अपॉन क्या है l, l से l आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये निकल के आ जाएगा I बराबर n a, ठीक है, vd और इनटू क्या हो गया आपका E, ये निकल के आ गया
बहुत सिंपल है, देख लीजिए एक बार स्पीड से। सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले तो मानना है कि प्रति इकाई आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है, माना स्मॉल n इलेक्ट्रॉन है। चालक का क्षेत्रफल क्या है, a है, ठीक है, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुमान वेग जो है क्या है आपका vd है। सबसे पहले निकालना है कि चालक में कुल कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। तो क्या हो जाएंगे कि जो प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन है उसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए चालक के कुल आयतन का। तो स्मॉल n तो आपको प्रति एकांक में है ही नहीं, और आयतन क्या है इसका Al है, यानी कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, कैपिटल N बराबर हो गया NaL हो गया। ठीक है, अब निकालते हैं कि चालक में उपस्थित कुल आवेश कितना है उसका। तो आपको मालूम है Q बराबर क्या होता है Ne, आप क्या करोगे n का मान उठा के रख दिया तो आ गया NaL into E निकल के आ गया। अब आप आगे चलेंगे, जैसे ही आवेश मिल गया फौरन निकालने की मुक्त इलेक्ट्रॉनों को पूरे चालक क्रॉस करके बाहर निकलने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है आपका दूरी बटे चाल, दूरी L है, चाल आपकी क्या है vd है। आपको समय भी मिल गया भाई। आप सीधे क्या निकाल दिए धारा, तो धारा I बराबर क्या होता है Q/T। आप यहाँ लैंग्वेज देख सकते हैं कि चालक में प्रवाहित कुल वैद्युत धारा कितनी होगी। ठीक है, हम आपको पूरी लैंग्वेज नहीं लिखी हमने, तो वैद्युत धारा I बराबर क्या हो गया Q/T हो गया। Q की वैल्यू क्या है NaND, पुट कर दिए उठा के। ठीक है, इसके बाद टाइम जो T है वो आपके पास L/VD है, ठीक है, VD ऊपर आ गया, एक्सेल कैंसिल हो गया, I बराबर आ गया NaVDE। यहाँ पर I क्या है वैद्युत धारा, N क्या है प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, A क्या है आपका चालक का क्षेत्रफल, ठीक है, VD क्या है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, स्मॉल e क्या है आपका, स्मॉल e क्या है, स्मॉल e है मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, यानी जिसको e कहते हैं। अब कभी कभी आपको इसी डेरिवेशन में एक डेरिवेशन और पूछ देता है कि धारा, ठीक है, और अनुगमन वेग और धारा घनत्व में क्या संबंध होता है। ठीक है, आपसे एक रिलेशन और पूछ देता है। ठीक है, तो चलिए उसी में चलते हैं। आपको मालूम है कि धारा घनत्व जो होता है, धारा घनत्व J बराबर क्या होता है आपका I/A होता है। ठीक है, अब हम रिलेशन किसमें बता रहे हैं, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध बता रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हो क्या रिलेशन है ये, धारा घनत्व व अनुगमन वेग में संबंध है। ठीक है, धारा घनत्व व अनुगमन वेग में रिलेशन, इसी के आगे चलते हैं। तो धारा घनत्व J बराबर क्या होता है I/A, I की वैल्यू आपको मिल चुकी है क्या है NaVD, उठा के आप रख दीजिए यहाँ, तो क्या हो जाएगा NaVD into E, और अपन क्या है A से कैंसिल, ये आ जाएगा NVD और इनटू क्या हो जाएगा E। ये हो गया आपका धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। ठीक है, तो अगर कभी आपसे कह दें कि धारा घनत्व और अनुगमन वेग में क्या रिलेशन होता है तो आप ये यूज कर देंगे, और अगर आपसे कहे कि धारा घनत्व और वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में, तो आपको यहाँ पर सिद्ध कर देना, ये इक्वेशन नंबर 4 तक। ठीक है, यानी सिंपली आपको अगर कहें कि समीकरण 4 जो है वो किस रिलेशन को व्यक्त कर रहा है, तो वो कर रहा है वैद्युत धारा और अनुगमन वेग को, और अगर हम आपसे कहें कि इक्वेशन 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको इक्वेशन 5 धारा घनत्व और अनुगमन वेग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया आज के लिए वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। कल हम आपको इसी के आगे लेके चलेंगे। अब आप इस लेसन को बाकायदा आपका नोट्स में आप बनाते जाइए, कंप्लीट करते जाइए और याद भी करते जाइए। ठीक है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और चैनल को सबकी जगह शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल।